हेलो, you're watching NTV Houston. This is सारा चौहान. दुनिया भर के तमाम देश कोरोना वायरस को लेकर परेशान है. केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ टोल भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीन बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं. तमाम ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर अलग अलग कंपनीज जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द बना लें. लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है? कौन सबसे करीब जा रहा है वैक्सीन बनाने के लिए? और जिस तरीके से इटली से खबर आई थी कि वैक्सीन बना ली गई है, इसमें क्या सच्चाई है? तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे. ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको देखिएगा. इस वक्त हमारे साथ वी हैव डॉक्टर इमरान शरीफ. ही इज स्पेशलाइज इन पल्मोनरी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, जॉइनिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया. हेलो सर, हाउ आर यू? पहले तो बहुत शुक्रिया एनटीवी ह्यूस्टन और सारा चौहान का फॉर इनवाइटिंग मी. आई एम डूइंग थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. सर, आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है. हम लोग वैक्सीन पर बात करने वाले हैं. मुझे लगता है कि इन सभी सवालों के जवाब आपसे बेहतर कोई और दे नहीं सकता है. डॉक्टर इमरान शरीफ, मेरा पहला सवाल यही है कि खबर आई कि इटली ने वैक्सीन बना लिया और लोगों ने समझा कि वैक्सीन आ गई है. सबसे पहले यही सवाल, कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है. वैक्सीन इस वक्त बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और वैक्सीन बनाने में इन द पास्ट 5 से 10 साल लगते थे, लेकिन अब हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल हैं. तो हाँ, बहुत एग्रेसिवली काम हो रहा है और होपफुली 12 to 18 मंथ मैक्सिमम वैक्सीन बन जाएगा. जी. डॉक्टर इमरान शरीफ, अगर हम देखें जिस तरीके से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि कोशिश कहाँ तक पहुंची है. अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है. अब जो ह्यूमन ट्रायल है वो शुरू कर दिया है फार्मा कंपनीज की तरफ से, और हम देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं. इंडिया की बात करें, वहाँ पर कई ऐसी कंपनीज हैं, 6 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो कोशिश कर रही हैं. आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है वैक्सीन बनाने के मामले में? हाँ, बिल्कुल. वैक्सीन का यूज़ हुआ है चाइना में एनिमल्स पे और वो सक्सेसफुल रहा है, लेकिन आपको पता है दैट्स इनिशियल स्टेज. और जहाँ तक एक्टिव ट्रायल्स जो आजकल चल रहे हैं वो 6 कंपनीज में हैं और आपने कहा ऑक्सफोर्ड में, और फाइजर जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है उसने ट्रायल इस हफ्ते स्टार्ट किया ह्यूमंस में. तो कुछ ट्रायल्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि यूएस और यूरोप से मोस्ट लाइकली वैक्सीन जो है वो बहुत जल्द हमको मिलेगा. टाइम फ्रेम 12 to 18 मंथ जो जनरल कंसेंसस है वो नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर और स्प्रिंग में होपफुली इट विल बी अवेलेबल. और जहाँ तक आपको पता है कि बिल गेट्स फाउंडेशन भी काफ़ी एग्रेसिवली इस प्रोसेस में काम कर रही है. जी जी. डॉक्टर, सवाल ये भी यहाँ पर बनता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया भर की जो नज़रें हैं वो एक तो इंडिया पर टिकी हुई हैं और अमेरिका पर. जिस तरीके से ह्यूमन ट्रायल अब शुरू हुआ है, हम आपसे दरअसल ये समझना चाहते हैं कि ये जो ट्रायल चल रहा है ये किस दिशा में दरअसल चल रहा है. हम इसे क्या समझें कि ट्रायल कहाँ तक पहुँचा है और कितना वक्त इसमें लग जाएगा जो अमेरिका में चल रहा है, उस बारे में मैं सवाल कर रही हूँ आपसे. जी, बहुत अच्छा सवाल है. तो जो कोई भी ट्रायल स्टार्ट होता है उसके अंदर मल्टीपल फेसेस होते हैं. एक फेज़ 1 होता है, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4. फेज़ 1 ट्रायल जो होता है वो यूजुअली लैब्स में होता है. उसमें एनालिसिस करते हैं कि वैक्सीन किस तरह काम कर रही है और कब उसको हम ह्यूमन ट्रायल में ले जा सकते हैं. और जहाँ तक ट्रायल अब स्टार्ट हो गए हैं यूएस में और यूरोप में ह्यूमंस पे, वो बेसिकली उसमें रिस्पांस देखेंगे ह्यूमन इम्यून सिस्टम का और सेफ्टी. तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी कि ह्यूमन रिस्पांस कितनी जल्दी मिलता है और कितनी सेफ़ है वैक्सीन. क्योंकि इन द पास्ट स्वाइन फ्लू का भी वैक्सीन बना था और उसको हमने जल्दबाजी में वैक्सीन मार्केट में ले आए थे, तो उसके बाद न्यूरोमस्कुलर इलनेसेस काफ़ी प्रेवलेंट हो गई तो वैक्सीन वापस ले लिया गया. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. जी. जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, तमाम कंपनीज की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द वैक्सीन बना लिया जाए.
क्योंकि केसेस हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर इरमान शरीफ, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में किस तरीके से हालात हैं, केसेस कितने ज़्यादा हैं, 71,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। न्यूयॉर्क में क्या हालात हैं ये हम देख रहे हैं, तमाम स्टेट्स में क्या हालात हैं ये भी हम देख रहे हैं। ऐसे में ये जो डिसीजन लिया है रीओपनिंग का, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखें, पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व। जो एक टर्मिनोलॉजी है वो एपिडेमियोलॉजी में यूज़ हुई है। फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व मीन्स के केसेस हल्के हल्के आ रहे हैं और मेडिकल सिस्टम उसको आसानी से हैंडल कर सकता है। तो जहाँ तक हमें स्टेट्स और बिजनेसेस ओपन करने का ताल्लुक है, तो पहले तो हमें एग्रेसिवली स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी जो इस वक्त हो रही है, और कर्व को फ्लैटन करना पड़ेगा। और जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं, वो एरियाज जो हैं, उनमें केसेस जब कम होने शुरू हो जाएंगे तो हमारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इस वक्त जहाँ तक ओपनिंग स्टेट बिजनेसेस खोलने का और दूसरे इदारे खोलने का ताल्लुक है, हर स्टेट को मुख्तलिफ तरीके से जांचना पड़ेगा और मुख्तलिफ तरीके से उसको प्लान करना पड़ेगा। जैसे न्यूयॉर्क थोड़ा देर में खुलेगा। जी। जहाँ तक केसेस कैलिफोर्निया में हैं वो कम हो गए हैं, तो कैलिफोर्निया हो सकता है जल्दी खुल जाए। और जहाँ तक 37 स्टेट्स जिन्होंने ओपनिंग कर दी है बिजनेसेस की, तो उन स्टेट्स में केसेस इतने ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है। तो इट्स गोइंग टू बी केस बाय केस और स्टेट बाय स्टेट डिसीजन लेना पड़ेगा। राइट। डॉक्टर, जिस तरीके से कोरोना वायरस के लिए जो ट्रीटमेंट देखने को मिल रहे हैं, एक तो प्लाज्मा थेरेपी बड़ी फेमस है, ये बड़ी सुनने में आई है। रेमडेसिविर जो अभी अमेरिका में इमरजेंसी में उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये अमेरिका की तरफ से इजाज़त दी गई। एक हाइड्रोक्लोरोक्विन, इन तीन के बारे में ज़रा आप तफसील से बताएं, और क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस के को ठीक करने के लिए किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। तो रेमडेसिविर एक एंटीवायरल मेडिकेशन है जो कि एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ जिलेट मैन्युफैक्चर करती है। ये मेडिकेशन लैब्स में टेस्ट हो चुकी है, और लैब्स के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं पेट्री डिश। उसमें जितने भी तरह के कोरोना वायरसेस होते हैं, ये मेडिकेशन इफ़ेक्टिव होती है। तो इस वजह से ये मेडिकेशन इबोला की ट्रीटमेंट में यूज़ हुई, और उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए ये कोविड-19 और कोरोना वायरस और सार्स कोवी 2 के ख़िलाफ़ यूज़ की गई। तो हमारे पास अभी प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आए हैं, पूरी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है इस ट्रायल की। जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि अगर इस मेडिकेशन को आप यूज़ करें पेशेंट्स जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और सिक पेशेंट हैं, और उनकी जो ड्यूरेशन है सिकनेस की वो 15 दिन के बजाय 11 दिन हो जाती है, 4 दिन का रिडक्शन हो जाता है। जी। और जहाँ तक मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी अगर इसको आप कंपेयर करें प्लेसिबो से, प्लेसिबो का मतलब है कि आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट करें किसी पेशेंट की वर्सेस एक पेशेंट ग्रुप जिसमें रेमडेसिविर और एंटीवायरल मेडिकेशन मिले, मोर्टेलिटी रेमडेसिविर की 8% है और प्लेसिबो ग्रुप की 11% है। सो ये दो चीज़ें जो अब तक उन्होंने रिपोर्ट की हैं। बाकी डिटेल्स ट्रायल की अभी अवेलेबल नहीं है। जी। लेकिन तो ये डॉक्टर जी, इनमें से किसको ज़्यादा इम्पैक्टफुल मानेंगे कि किस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से जल्दी जो है वो कंट्रोल में सिचुएशन आ सकती है? ये तो बहुत अर्ली है इस वक्त इसका जवाब देना। ये अनलेस के एक हेड टू हेड ट्रायल हो जिसमें मुख्तलिफ मेडिकेशन हम यूज़ करें साइमल्टेनियसली विद द प्लेसिबो ग्रुप, उसी वक्त इसका जवाब मिल सकेगा। जी। तो जैसे मैंने बताया रेमडेसिविर के बारे में। दूसरा जी। आपका जो सवाल था वो प्लाज्मा इन्फ्यूजन के बारे में और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और प्लैक्विनिल के बारे में। जहाँ तक प्लाज्मा का ताल्लुक है, रिसेंटली अभी एक मेडिकल जर्नल है कॉल्ड जामा, मार्च में पब्लिश हुए हैं कुछ केसेस। और प्लाज्मा जो कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है उनका जी। प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके
उन पेशेंट्स को दिया गया जो कि काफ़ी बीमार थे और इंटेंसिव केयर यूनिट में थे। तो उसका भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है, लेकिन केसेस बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं। कुछ ओनली 5 केसेस इन दैट जामा मेडिकल जर्नल रिपोर्ट। जी और जहाँ तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ताल्लुक है, तो डेटा जो है बहुत मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ जगहों से इफ़ेक्टिव था, कुछ जगहों पर इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, लेकिन ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और मलेरिया की जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी प्रेवलेंट और कॉमनली यूज़ हो रही है, और ट्रायल्स आर ऑन गोइंग। जो सही आंसर है वो हमें प्रॉबली लेटर दिस ईयर मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त प्लैक्निल भी और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी यूज़ हो रहा है। अगर प्लाज्मा अवेलेबल है, वो जो कि इतनी आसानी से मिल नहीं सकता, वो भी यूज़ कर रहे हैं एज एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। और जहाँ तक रेमडेसिविर का ताल्लुक है, वो 1.5 मिलियन वायल्स जो हैं रेमडेसिविर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिलेड ने फीमा को दे दिए हैं, और फीमा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जी तो हमारे सारे हॉस्पिटल जो हैं वो इस वक्त इन द लिस्ट कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मेडिकेशन हमको मिल सके। जी जहाँ तक आपने कहा कि अगर कोई और मेडिकेशन अवेलेबल है, तो एक और मेडिकेशन है जिसको कहते हैं टोसिलिजुमेब हम्म और एक्टेमरा, जिसको इम्यून डिसफंक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस और इसी तरह के इम्यून डिसऑर्डर। और वो भी यूज़ हो रही है एज एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, और हमने भी यूज़ की है अपने कुछ मरीजों में। जी अब लेकिन डॉक्टर साहब, आप जिस तरीके से मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपने देखा है कौन सी मेडिसिन ज़्यादा असर दिखा रही है पेशेंट्स पर? जो बीमारियां जिन पेशेंट्स को ज़्यादा सिवियर नहीं है, यानी आप डिफाइन कर लें कि माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर, जिनको माइल्ड इलनेसेस है, उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, प्लैक्निल और जिथ्रोमैक्स और जिंक की कॉम्बिनेशन जो है वो काम कर रही है। उससे थोड़ा बहुत का इफ़ेक्ट मिल रहा है। जहाँ तक सिवियर इलनेसेस है, उसमें प्लाज्मा अच्छा ऑप्शन है, प्लाज्मा इन्फ्यूजन। और दूसरा, जहाँ तक हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इन सारी दवाइयों में, टोसिलिजुमेब हमने यूज़ की है अप्रोप्रिएट सेटिंग में, तो उससे काफ़ी पेशेंट जल्दी रिकवर हुए। तो प्लैक्निल भी रीजनेबल ऑप्शन है माइल्ड केसेस में। सिवियर केसेस में प्लाज्मा इन्फ्यूजन एंड टोसिलिजुमेब, एंड हम वेट कर रहे हैं रेमडेसिविर का। जब वो अवेलेबल होगी, उसके बाद हम बता सकेंगे कि उसका रिस्पांस कैसा है। लेकिन सर, चांसेस कितने ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी कोई वैक्सीन है नहीं, ऐसे में लोग उम्मीद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हालांकि बहुत जल्दबाजी भी है, लेकिन कितना ड्यूरेशन और इंतज़ार, कितना इंतज़ार और करना पड़ेगा दरअसल लोगों को? आ, हम काफ़ी होपफुल हैं एंटीवायरल मेडिकेशन रेमडेसिविर से, क्योंकि उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर डिज़ीज़ की ड्यूरेशन हम 15 दिन से 11 दिन कर देते हैं और मोर्टेलिटी कम कर देते हैं, तो उससे हम काफ़ी जानें बचा सकेंगे। और हम अब सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं फीमा कब हमको सप्लाई करेगा और हम कब इस मेडिकेशन को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है लोगों के अंडरस्टैंड करने के लिए, कम्युनिटी के लिए, कि ये मेडिकेशन विल बी काफ़ी हेल्पफुल होगी जान बचाने में। तो क्या डॉक्टर साहब, ये हो सकता है कि जो रेमडेसिविर है, क्या यही क्या कोविड-19 का इलाज बन के आ सकती है? ये पॉसिबिलिटी भी है क्या? बिल्कुल, ये जो रिज़ल्ट अभी तक आए हैं, ये काफ़ी पॉसिबल है कि ये इसका इलाज हो और ये काफ़ी इसमें हेल्पफुल हो, लेकिन हमें अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जी। लेकिन डॉक्टर इमरान शरीफ, सवाल यहाँ पर ये भी है, आपने देखा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कितनी तेज़ी से कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका किस तरीके से जी-जान से कोशिश कर रहा है, जो फार्मा कंपनी है, वो किस तरीके से बनाने में लगी हुई है। ऐसे में क्या लग रहा है, इस मामले में बाजी कौन मार सकता है? क्या अमेरिका वैक्सीन देख बना के तैयार कर देगा, या फिर लंदन से खुशखबरी आएगी? बड़ा मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं और दोनों इंस्टीट्यूशन जो इस पर काम कर रहे हैं, वो बड़े वेल नोन, वेल रिनाउंड और रिसर्च में काफ़ी आगे हैं। तो इनमें से, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है पहले। बड़ा मुश्किल है सवाल का जवाब देना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो यूएस बेस्ड कंपनी है वो वैक्सीन बनाएंगी पहले।
डॉक्टर इमरान शरीफ, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है, हमने देखा है कि अमेरिका में कोविड-19 के 1.2 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस हैं और अगर हम डेथ टोल देखें तो 71,000 से भी ज़्यादा हैं और ये लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन हम वो नंबर्स भी तो देख रहे हैं जब लोग ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग डर रहे हैं इतने ज़्यादा कोरोना वायरस से, लेकिन ये तस्वीर भी तो निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस से लड़कर, मात देकर लोग घर वापस भी तो आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो रिकवरी नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं अमेरिका में और अराउंड द ग्लोब, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। आप समझें कि हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग अ मास्क और अवॉइड करना बड़ी गैदरिंग, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली काम कर रही हैं और जब हमें ये मेडिकेशन अवेलेबल हो जाएंगी तो हम और भी बेहतर हो जाएंगे। और आपको खाली मैं एग्जांपल देता हूँ कैलिफोर्निया के जो केसेस हैं और डेथ रेट है वो बहुत लो है। और आपने सुना होगा इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन और डेथ रेट जो होते हैं वो कोविड-19 से कहीं ज़्यादा होते हैं। तो हम काफ़ी अच्छा रिस्पांस है हमारा और काफ़ी अच्छा कलेक्टिव एफर्ट है ये। जी, लेकिन डॉक्टर इमरान शरीफ, हमने ये भी देखा है कि रीओपनिंग हुई है तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालाँकि कई जगहों पर लोग अभी भी अलर्ट हैं, एहतियात बरते हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि लोग हड़बड़ाहट में बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी उतना ख़्याल नहीं रख रहे हैं। हमने देखा है कि बीचेज़ जैसे खुले हैं, लोग वहाँ पर दौड़ पड़े हैं बीचेज़ पर। जी, बिल्कुल। जो हमें अगले 12 से 18 महीने तक चीज़ें करनी है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। 6 फीट डिस्टेंस जहाँ भी हम जाएँ। बड़ी गैदरिंग आप बिल्कुल अवॉइड करें इस वक्त। जहाँ तक बीचेस पे जाने का ताल्लुक है तो कुछ बीचेस हमारे कैलिफोर्निया में भी ओपन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट होगा और जहाँ तक एसेंशियल वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना है। जैसे अगर आप हेल्थ केयर में हैं तो आप हॉस्पिटल में इंटर होने से पहले आपको वो पहले टेम्परेचर आपका चेक करते हैं। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपको कोई सिम्टम्स वगैरह हैं। आप वहाँ पे मास्क वगैरह पहनते हैं, हाथ वॉश करते हैं, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें एसेंशियल वर्कर्स के लिए ज़रूरी है और कम्युनिटी के लिए अननेसेसरली बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि आप वॉक पर जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं और अगर आपके बीचेस गवर्नमेंट या काउंटी ने खोल दिए हैं, जब आप सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर चुके हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन आप डिस्टेंस अपना रखें, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग ना करें। जी। यानी कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख़्याल पूरी तरीके से रखा जाए, तो आप वाक़ई कोविड-19 को मात दे सकते हैं। डॉक्टर इमरान शरीफ, इसका मतलब ये है? बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को पहनना और हैंड वॉशिंग, ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एंड हमारे हमें जो चीज़ कंसर्न है वो ये कि ये कोविड-19 दोबारा आ सकता है। इसकी सेकंड वेव जो है वो आएगी और वो किस वक़्त आएगी? मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर। और इंटेंसिटी जो सेकंड वेव की है वो हमें नहीं पता कि वो इतनी ही शिद्दत से आएगी या इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हमें इसके ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम करना है और हमें डिफीट करना है कोविड-19 को इन सारे मेजर्स के साथ, मेडिकेशंस के साथ और होपफुली वैक्सीन जब अवेलेबल होगा। लेकिन डॉक्टर इमरान शरीफ, अगर हम अभी देखें, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया भर की अगर बात करें, केसेस तो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए, जो आप दूसरी वेव की बात कह रहे हैं, क्या वो जल्दी भी हिट कर सकती है? देखें, हुआ ये है कि केसेस स्टार्ट हुए चाइना से और उसके बाद ये ट्रैवल कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अब ये यूरोप में थे, यूरोप में काफ़ी हॉट स्पॉट्स थे, वहाँ पे काफ़ी केसेस थे। उसके बाद ये ट्रैवल करके यूएस में आए। यूएस में अब जो है हम पीक हमने हिट कर ली है, हम अभी प्लेटो पर हैं। तो उसके बाद केसेस अब जो है वो कम होने शुरू होंगे होपफुली। और ये ट्रैवल कर रहा है अब लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में। तो ये पूरे ग्लोब में ट्रैवल कर रहा है ये वायरस। जी। और इसको इस वजह से आप एक बिल्कुल एक वक्त में कंटेन इसको आप कर नहीं सकते। आपको मुख्तलिफ एरियाज़ को लेकर चलना होगा और उसको आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करना होगा। और सेकेंड वेव जो है वो ऑब्वियसली क्योंकि ये वायरस है, इसका वैक्सीन अभी बना नहीं है
और स्टिल केसेस इक्का दुक्का और कुछ केसेस निकलते रहेंगे मुख्तलिफ जगहों पे, तो सेकेंड वेव बहुत मुमकिन है कि आएगा अगले साल, और ये नहीं पता कि किस वक्त आएगा। लेकिन अगले साल की आप बात कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल होगा कि तब तक हमारे पास वैक्सीन हो? बिल्कुल, हमारे पास उस वक्त वैक्सीन होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे इदारे बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है इस वक्त। जो पुराने वक्तों में 5 से 10 साल लगते थे, वो हम अब 12 महीने में वो काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि वैक्सीन जो है वो इफ़ेक्टिव था मंकीज़ में, और अब ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं, और हमें साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल इन ह्यूमन ट्रायल्स में इस वैक्सीन का देखना है और एफिकेसी देखनी है, और होपफुली एंड ऑफ दिस ईयर हमारे पास डेटा आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर इमरान शरीफ, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस, उसके बाद हमने देखा चीन में केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले, उसके बाद धीरे 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 पूरी दुनिया में फैल गया, और चीन में देखा जाए तो चीन में अब उस तरह से केसेस नहीं है। जी बिल्कुल, इस सवाल का जवाब जो हमें एनालाइज हम कर सके हैं और जो मीडिया में है, वो ये है कि वुहान स्टेट को चाइना ने बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया था। ना कोई आ सकता था, ना वहाँ से कोई जा सकता था, और उनके जो लॉकडाउन मेजर्स थे वो बड़े ही एग्रेसिव थे। जैसे दूसरे ममालिक में है, लोग अभी भी बाहर जाते हैं, वॉक पे जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, वो सब उन्होंने लॉकडाउन कर दिया था। तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि इन मेजर्स की वजह से इतनी जल्दी वो इसको कंटेन कर सके हैं। उसके अलावा तो मुझे कोई और बात समझ जी नहीं आती। जी। लेकिन डॉक्टर इमरान शरीफ, लोगों के मन में यही सवाल है, यही जहन में सवाल है कि क्या वाकई वुहान की लैब से ही निकला है कोरोना वायरस, कहाँ से आया है? हालांकि अलग अलग स्पेकुलेशंस हैं, अलग अलग बातें हैं, सच्चाई क्या है अभी भी लोगों को लोगों की समझ से बाहर है कि दरअसल सच क्या है। बिल्कुल, इसका तो जवाब किसी के पास भी नहीं है इस वक्त। अ, ये कुछ एजम्पशन हैं कि लैब से निकला है, वहाँ पर ये मैन्युफैक्चर हुआ है। कुछ एजम्पशंस हैं कि क्योंकि वहाँ पर जो चाइनीज़ पीपल हैं वो जी काफ़ी एग्जॉटिक एनिमल्स खाते हैं, और ये कोरोना वायरस जो है वो एनिमल्स में मिलता है, और उसकी वजह से ये वायरस ह्यूमन बींग्स के अंदर गया और वहाँ से फिर ट्रांसमिट हुआ। और जहाँ तक जो वुहान लैब है, उसको एनालाइज करने के लिए रिक्वेस्ट हुई है, लेकिन उन्होंने उसको डिनाई कर दिया है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। तो जी इसका जवाब तो इस वक्त किसी के पास नहीं है, अनलेस एंड अनटिल के लैब को इन्वेस्टिगेट करें और वहाँ पे जाके उसको एनालाइज करें। और जहाँ बिल्कुल। तक मीडिया में मैंने सुना है लोगों को जो उस लैब में काम करते थे, वो तो कह रहे हैं कि ये वायरस लैब से नहीं निकला। जो साइंटिस्ट हैं वो जो तस्वीर भी कि हमने उस लैब देखी के थी, साथ। इस तरह के स्पेकुलेशंस हुए थे कि लैब का वो जो है, वो सील जो है वो टूटी हुई थी और वहां से जो वायरस निकला है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? बड़ा बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, अनलेस कि चाइनीज़ गवर्नमेंट हमको अलाउ करे और किसी भी एंटिटी को अलाउ करे जो कि वहाँ जाएं और उसको इन्वेस्टिगेट करें। राइट। डॉक्टर इमरान शरीफ, एक बहुत ही अहम सवाल ये भी है, जो लगातार लोग भी हमसे पूछ रहे हैं, और यही सवाल मैं उन लोगों के बिहाफ में ही आपसे कर रही हूँ। और सवाल ये है कि मान लीजिए किसी को कोरोना वायरस से वो पॉजिटिव होता है, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है जो पहले से पॉजिटिव रहा है और ठीक हुआ है, फिर से वो कोविड-19 से पॉजिटिव हो जाए? और अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो वायरस क्या खुद से ही बनेगा या फिर कहीं से लगेगा? ये एक अहम सवाल। हाँ बिल्कुल, पहला इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कि जो कोविड-19 अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, क्या उनको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है? इस चीज़ को हम नहीं जानते इस वक्त, लेकिन पॉसिबल है कि वो दोबारा इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसका अभी हमारे पास कोई क्लियर आंसर नहीं है। और जहाँ तक आपका इसके बाद जो सवाल था, अगर आप उसको रिपीट करें हाँ, मुझे। डॉक्टर इमरान, मेरा दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि वो ठीक हो जाता है, इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है? क्या फिर से अगर होता है तो वो कहाँ से लगेगा? क्या वो बाहर से लगेगा या फिर खुद भी इंसान के अंदर वो पैदा हो सकता है? कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, वो खुद भी मतलब बन सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि लोग नहीं, बहुत कन्फ्यूज़ हैं अभी भी।
हाँ, बिल्कुल। तो अगर आपको दोबारा इन्फेक्शन होगी तो आपको बाहर से लगेगा, क्योंकि ये वायरस जो है स्टिल म्यूटेट कर सकता है। जब ये म्यूटेट करेगा तो आपकी बॉडी ने जिस वायरस को पहले रिकॉग्नाइज किया है, अब इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसने अपना जीन मैपिंग चेंज कर दिया है। तो इस वजह से अगर आप जैसे हम हॉस्पिटल में पेशेंट देखते हैं, जी। तो उनका जो कोविड-19 टेस्टिंग होती है वो पॉजिटिव होती है, वो काफ़ी दिनों तक पॉजिटिव रहती है। इसका ये मतलब नहीं कि वो दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा, वो जस्ट कैरी करते हैं वायरस को। तो जहाँ तक इसका आसान आंसर ये है कि यस, आपको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, और आपको ये इन्फेक्शन लगेगा बाहर से। आपकी बॉडी में जो कोविड-19 है वो इन्फेक्शन दोबारा नहीं करेगा। जी, लेकिन कोई जो पेशेंट है कोविड-19 से ठीक हुआ है, बिल्कुल ठीक हो गया है, तो क्या ठीक होने के बावजूद भी लोगों से इससे दूर रहने की ज़रूरत है? या फिर नॉर्मली लाइफ़ को लीड किया जा सकता है उस कोविड-19 पेशेंट्स के ठीक होने के बाद? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। और अगर आपको इन्फेक्शन हुआ, आप कंप्लीटली आपने क्योर कर लिया और आपने सीडीसी की रिकमेंडेशन के तहत उनको आइसोलेशन से निकाला, जो कि बड़ी क्लियरली रिटन है कि अगर आपको सिम्पटम्स हैं तो आपको फ़ीवर आपको 3 दिन तक नहीं होना चाहिए, और आपको 7 दिन तक या 7 से 10 दिन तक सिम्पटम्स जो हैं आपको नहीं होने चाहिए, तो आप आइसोलेशन से निकल सकते हैं। और आप कोविड-19 का जो एंटीजन टेस्ट है पीसीआर, वो अगर आप 24 घंटे में 2 दफ़ा करें, अगर वो नेगेटिव आता है तो आप आइसोलेशन से निकल सकते हैं। और जहाँ तक आपका आप डॉक्टर आपने इरफान शरीफ, और मैं क्या। इसमें इसी यही यही बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहती हूँ, जो आपने कहा कि आइसोलेशन में निकल सकते हैं। अब हम अगले फेज़ की बात करते हैं। आइसोलेशन से निकल गया है वो पेशेंट, वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल लाइफ़ वो लीड कर रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह के पेशेंट्स फैमिली के साथ घुल-मिल सकते हैं, अपने काम पर वापस जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक होने के बाद? बिल्कुल ठीक होना, यस। आप बिल्कुल काम पर वापस जा सकते हैं, आप फैमिली से मिल सकते हैं, लेकिन ये कि आपको वही रूल्स फ़ॉलो करना पड़ेंगे जो आप पहले फ़ॉलो कर रहे थे, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, फेस कवरिंग है, मास्क है, और वैक्सीन जब अवेलेबल है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है जो बिल्कुल जो पेशेंट है ठीक हुआ है, वो अपने वर्क प्लेस पर है और वहाँ पर अगर कोई और लोग भी हैं और अगर आप आस-पास खड़े हैं, तो भी क्या पॉसिबिलिटी है कोविड-19 के स्प्रेड करने की? नहीं, अगर आप ट्रीट हो चुके हैं और आप पूरा उसका टाइम फ्रेम पूरा कर चुके हैं और आपको कोई सिम्पटम्स नहीं है, तो आप उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते। यूजुअली जो लोग ट्रांसमिट करते हैं, जैसे आप एक्सपोज़ हुए कोरोना वायरस से, तो शुरू के जो 2 से 5 दिन होते हैं, जब आपके सिम्पटम्स अभी अपीयर नहीं हुए होते, उस वक़्त आप सबसे ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वो टाइम सबसे डेंजरस होता है। जब आप रिकवर कर चुके होते हैं, तो आप बिल्कुल अपने लिए भी महफूज़ हैं और दूसरों के लिए भी महफूज़ हैं, और आपको जस्ट जो रेगुलर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग फ़ॉलो करनी पड़ती है। जी। डॉक्टर इमरान शरीफ, मैं ये सवाल भी आपसे करना चाहती हूँ कि मान लीजिए किसी ने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं, वो कोई काम कर रहा है, मान लीजिए वो घर में है या अपने वर्क प्लेस पर है और उसके बाद वो लगातार अपने हाथों को धो रहा है, तो क्या वो कोविड-19 से बच रहा है या फिर उसके चांसेस हैं? नहीं, वॉशिंग, अगर हैंड वॉशिंग आप 20 सेकंड्स तक करते हैं सोप के साथ और वाटर के साथ, तो आप कोविड-19 को किल कर देंगे। और जहाँ तक आप ग्लव्स पहन के अगर काम कर रहे हैं, तो दैट्स वेल एंड गुड। डिपेंड करता है कि आप किस नौइयत का काम कर रहे हैं। तो जो मेरी रिकमेंडेशन होती है एसेंशियल वर्कर्स के लिए, कि जब वो काम पर जाएं, तो पहले अल्कोहल वाइप्स वगैरह लेकर अपनी जो वर्क एरिया है उसको अच्छी तरह क्लीन कर दें, और उसके बाद काम शुरू करें। तो वो उससे आपको एडिड प्रोटेक्शन मिल जाती है। जी। डॉक्टर इमरान शरीफ, लोगों के ज़हन में बहुत सारे यहाँ पर सवाल हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे स्पेशल प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को अपने हर सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे, ख़ास तौर पर वैक्सीन को लेकर। जी। अब एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ और वही वैक्सीन को लेकर है। रेस तो पूरी दुनिया में है, तमाम कंपनीज़ जो हैं वो कर रही हैं। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ लगी हुई हैं, कोशिश कर रही हैं। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी जो है 12 मंथ, 12 महीने, तो इसमें अर्ली नेक्स्ट ईयर बहुत होपफुल हैं कि ये जो कंपनीज हैं लेकिन जो डॉक्टर हमने इमरान डिस्कस की। शरीफ, ये 12 महीनों से ज़्यादा तो नहीं होगा? सवाल यहाँ पर ये भी है।
ये बड़ा मुश्किल है आंसर, लेकिन जहाँ तक लग रहा है 12 महीने में वैक्सीन आ जाना चाहिए। और क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया ह्यूमन ट्रायल्स तो स्टार्ट हो गए हैं, अब हमें सिर्फ उसकी एफिकेसी या सेफ्टी पर वर्क करना है। अगर वैक्सीन सेफ है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है तो उसको लॉन्च कर देंगे काफ़ी एग्रेसिवली। और उसका एक जो प्रॉब्लम आएगा वो होगा मास प्रोडक्शन, क्योंकि पूरी दुनिया में हमें वैक्सीन सप्लाई करना होगा। ये सिर्फ यूएस का मसला नहीं है, ये सिर्फ यूरोप का मसला नहीं है, ये सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है और किसी और मुल्क का, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। तो वो एक मेजर हर्डल होगा। वैक्सीन फाइज़र इज़ वर्किंग, आपने ऑक्सफोर्ड का बताया। उसके अलावा बिल गेट की फाउंडेशन बहुत एग्रेसिवली इस पे काम कर रही है, बिल गेट्स ने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं इससे रिलेटेड। तो मेरा ख्याल है कि ये 12 महीने में आ जाना चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इमरान शरीफ, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर शेयर की है और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे व्यूअर्स के तमाम सवालों के जवाब उनको ज़रूर मिल गए होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू एनटीवी ह्यूस्टन, सायरा, बहुत शुक्रिया फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इमरान शरीफ कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर दे रहे थे। वैक्सीन में अभी टाइम है, 12 महीने लगेंगे और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, आपको अपना ख्याल रखना होगा। जो गाइडलाइंस हैं कोविड-19 को लेकर, उनको फॉलो ज़रूर करना है। इसी उम्मीद के साथ दैट्स ऑल फॉर नाउ। दिस इज सारा चौहान साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड विद एनटीवी ह्यूस्टन।